फ्रेंड्स, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह को जो महेश बनवाल सर का बुक है उसको हम सोल्यूशन करा रहे हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में तो वीडियो है, आप लोग पूरा गौर से देखिए, पूरा डिटेल सोल्यूशन करा दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम क्या देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल देखेंगे, ठीक है ना। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे, इसको पूरा आज सुपड़ा साफ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी इसमें दिया है उससे हम एक्स्ट्रा मतलब कि 50% ज़्यादा एक्स्ट्रा हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग भी कमेंट में दीजिएगा आप लोग कितना याद है। देखिए, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जो केंद्र सरकार का प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री ही होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री पद पे नहीं बरकरार रह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष को मत नहीं दे सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं, समझिएगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति देखिए सॉरी जो प्रधानमंत्री होगा, जो नई सरकार की गठन होगा तो उसमें मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है ना। कि आपका जो मंत्री होगा मतलब कि विश्वास मात्र है कि नहीं है, आप प्रधानमंत्री लायक हैं कि नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा कि अगर ये जो प्रधानमंत्री बने हैं वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का हो तो मतलब प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री उस सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा संसद में तो उस पर वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य हैं तो वो वोट नहीं कर सकता है। लेकिन लोकसभा का सदस्य हैं अगर प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस पर वोट देने का अधिकार उस प्रधानमंत्री को होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। देखिए फ्रेंड्स, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा 50 सदस्य होनी चाहिए। बोल रहा है फ्रेंड्स कि लोकसभा में मतलब लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा तो कम से कम 50 सदस्यों का जो सहमति होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आगे क्या बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जो लगभग आदमी लोकसभा मतलब कि लोकसभा का ही सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का भी होगा तो बन सकता है प्रधानमंत्री, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में, देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण इसी में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बोलता है कि कोई भी मतलब कि जो नया सत्र बनेगा लोकसभा का तो उसमें जो मंत्री पद होगा केवल और केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। ये कब लागू किया गया था, तो 91 नंबर का संशोधन किया गया था संविधान में, 2003 में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्ष तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर जी आप कुछ नहीं हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों को हम मंत्री बना देते हैं, ठीक है ना। तो मंत्री बनाने पे 6 माह तक आप मंत्री बन सकते हैं, कहीं भी नहीं जीते हैं तो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है केंद्र में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मंत्रिमंडल होगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा फ्रेंड्स, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग मंत्री बनेंगे, केवल आप बनेंगे मंत्री तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो ध्यान रखिएगा
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सामूहिक रूप से बोलेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद नंबर 257 में वर्णित किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कोई भी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी लाभ का पद नहीं धारण किया हो। ठीक है ना, यदि जो सरकारी नौकरी में नहीं हो। ठीक है, देखिए लाभ का पद का निर्धारण संसद और राज्य का विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या आरोप क्या कहता है फ्रेंड्स, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती हैं। ध्यान रखिएगा, जो कार्यपालिका होती हैं वो हमेशा विधायिका के अंडर में ही काम करती हैं फ्रेंड। ठीक है ना, कार्यपालिका विधायिका के अंदर में काम करती हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट में पहली गृह मंत्री के बाद में जो रक्षा मंत्री बने, कौन बने थे, ध्यान रखिएगा, कैलाश नाथ काटजू हैं। कौन है, कैलाश नाथ काटजू का नाम ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। ध्यान रखिएगा, प्रथम वित्त मंत्री बात करते हैं तो श्री आर जो समुखम सेठी जी थे। ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या बोलते हैं कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था। ध्यान रखिएगा, भारत में जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनका आकस्मिक निधन हो गया था विदेश में। देखिए आगे, अपने प्रधानमंत्रित्व काल के कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता हैं जो कि अपने कार्यकाल में एक बार भी मतलब संसद में नहीं गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के, ठीक है ना, किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 के 3 में दिया गया है। ठीक है, देखिए श्वेत पत्र क्या होता है, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, गोपाल स्वामी हैंगर के आधार पर होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या बोलता है फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर देख लेते हैं। ठीक है ना, मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलेगा कि कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर की मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री, इसमें तीनों शामिल होते हैं। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर का मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा। और आगे बोलते हैं कि यह भारत का संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या बोलता है कि संवैधानिक रूप से जो मंत्रिपरिषद को संघ की समान कार्यपालिका की शक्ति प्रदान है और मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। देखिए आगे क्या बोलता है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का जो क्रियान्वयन है मंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मंत्रिमंडल क्या होता है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होते हैं और 44वां संविधान संशोधन 1978 के दिन इसको अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ दिया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देखिए आगे चलते हैं, लेकिन मूल संविधान का पाठ का भाग नहीं था। देखिए अब बोलेगा कि व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद के शक्तियों का ही प्रयोग करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए वो बोलते हैं कि नीतिगत निर्णयों एवं क्रियात्मक करने के लिए मंत्रिपरिषद के निर्देशों होता है। और देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।